खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कई राज्यों में घटी कोरोना संक्रमण की रफ्तार, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी डरावने वाले। पॉजिटिविटी रेट में भी हुआ इजाफा। उत्तराखंड में बेकाबू होते जा रहे कोरोना के हालात, सेना मोर्चा संभाल सकती है। उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए आदेश, कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर करें सख्त कार्रवाई। कुंभ ने बिगाड़ा उत्तराखंड पुलिस का गणित, दूसरी लहर में 1500 से ज्यादा जवान हुए संक्रमित, 6 जवानों अस्पताल में एडमिट। बीजेपी विधायक के बेटे को अपात्र होने के बाद भी लगा दी वैक्सीन, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। दून अस्पताल में बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को लगा टीका। उत्तराखंड के स्कूलों में 30 जून तक रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश, सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। कोरोना के चलते, संक्रमण के चलते लिया गया फैसला। खबरों का सारथी। और इसी बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर आ रही है। ऋषिकेश से बड़ी खबर, जहां पर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ऋषिकेश से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सुंदरलाल बहुगुणा ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराए गए। देहरादून की एक निजी लैब में कराया गया था कोरोना टेस्ट। पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की हालत स्थिर। ऋषिकेश से खबर बता रहे हैं आपको। ऋषिकेश से खबर बता रहे हैं आपको। देहरादून के एक निजी लैब में कोरोना टेस्ट कराया गया था। पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की हालत इस समय स्थिर है। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव है। और उत्तराखंड से खबर आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना के खिलाफ जंग तेज। खबर उत्तराखंड से बता रहे हैं आपको। राज्य और रक्षा संस्थान ने तैयार किया प्लान। डीआरडीओ बना रहा 1400 बेड के अस्पताल। ऋषिकेश और हल्द्वानी में बन रहे हैं अस्पताल। उत्तराखंड से खबर बता रहे हैं आपको। डीआरडीओ बना रहा ऑक्सीजन बेड वाले अस्पताल। 40 करोड़ की राशि इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित की गई है। दोनों अस्पताल 15 जून से शुरू हो सकते हैं। वहीं मरीजों को जल्दी आसानी से मिल सकेगी सुविधा। उत्तराखंड से खबर बता रहे हैं आपको। डीआरडीओ बना रहा 1400 बेड के अस्पताल। ऋषिकेश और हल्द्वानी में अस्पताल को बनाया जा रहा है। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर टीकाकरण में भी प्रभावशाली लोगों का दबदबा। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको। बीजेपी विधायक के बेटे को अपात्र होने के बाद भी लगा टीका। बीजेपी के विवादित एमएलए कुंवर प्रणव के बेटे को लगा टीका। 5 दिन पहले ही 5 मई को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। वैक्सीन 10 मई सोमवार से राज्य में शुरू होना है। 18+ वैक्सीनेशन 25 साल के कुंवर दिव्य प्रताप सिंह को लगा दी गई। वहीं एमएलए के बेटे को दून हॉस्पिटल में वैक्सीन लगने पर सवाल खड़े हुए। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको। सीएमओ देहरादून ने दून हॉस्पिटल मामले की रिपोर्ट मांगी है। खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के लिए राज्य में 10 मई से टीकाकरण का कार्य आरंभ किया जा रहा है।
उत्तराखंड में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कोविड वैक्सीन का क्रय किया जा रहा है और कोविड अस्पताल वैक्सीन की निर्माता कंपनी द्वारा कोविड वैक्सीन की आंशिक आपूर्ति कर दी गई है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने वैक्सीन प्राप्त होने की जानकारी देते हुए बताया कि 8 मई को कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख डोज देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची, जहां से उसे प्राप्त कर राज्य औषधि भंडार केंद्र चंदर नगर के कोल्ड स्टोर में रख दिया गया है और सभी जनपदों को आपूर्ति की जा रही है। रजिस्ट्रेशन करने वाले लाभार्थियों को टीकाकरण कराने से पूर्व ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ देहरादून से अशोक कुमार जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? राज्य सरकार कोविड वैक्सीन का क्रय कर रही है, ऐसे में क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल बता दूं, कल से जो है 18 साल से 44 वर्ग के जो आयु के जो नागरिक हैं उनको फ्री निःशुल्क यानी कि लगने जा रही हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड राज्य को 1 लाख कोविड वैक्सीन डोज भी प्राप्त हो चुकी है। और कल स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने जानकारी दी, तकरीबन 4:30 बजे के आसपास देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कोविशील्ड वैक्सीन उत्तराखंड राज्य को प्राप्त हो चुकी है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा इसके लिए 100 करोड़ का बजट पहले से ही पास हो चुका था और अब ये राज्य में जो वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है वो कल आगामी यानी कि 10 मई से शुरू होने जा रही है। और कई जो प्रदेश के जो कोविड वैक्सीनेशन के जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी, जिसके लिए जो लाभार्थी हैं उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि कोविन या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर अप्लाई करना होगा। और जब वो टीकाकरण के लिए जाएंगे तो टीकाकरण कराने से पहले उन्हें अपॉइंटमेंट भी लेनी होगी, जिसके चलते उन्हें एक प्रॉपर लोकेशन जो है वो मिल सके और जहां पर उनकी जो वैक्सीनेशन लगाने की जो प्रक्रिया है, जिस केंद्र पर उनकी प्रक्रिया होगी वहां पर जाकर वो लगा सकते हैं। इसके लिए पहले से ही 100 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा किया जा चुका है। जी हाँ जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया था, अभियान भी चलाया गया, तो अभी तक कितना वैक्सीनेशन किया जा चुका है? देखिए 18 साल से जो 44 वर्ग के आयु के वर्ग के जो नागरिक थे उनको जो ये खेप जो लगनी थी, वैक्सीनेशन जो लगनी थी वो 1 तारीख से लगनी थी, लेकिन समय रहते वैक्सीनेशन ना हो चलते अब ये जो प्रक्रिया है वो कल आगामी 10 मई से शुरू होने जा रही है। हालांकि अब तक 45 साल की उम्र के जो लोग हैं और पूरे प्रदेश में तकरीबन 17 लाख लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है और जो 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लग चुकी है। यानी कि जो 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। और अब लेकिन 18 साल से जो 44 वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो कल से शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस बार जो कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसमें 65% वर्ग ऐसे हैं जो युवा है, जिसको लेकर राज्य सरकार और देश की तमाम सरकारें विशेष तौर पर गंभीर रूप से इस पर काम कर रही है। अब जो प्रक्रिया देखिए, अब देखने वाली बात ये भी होगी कि कल से वैक्सीनेशन जो शुरू होने जा रही है, 1 लाख वैक्सीनेशन जो उत्तराखंड राज्य को प्राप्त हो चुकी है, कल वो 1 लाख वैक्सीनेशन कितनों को लगती है। जी, जिस तरह से पहली डोज लग चुकी है आपने बताया, तो जिन लोगों को डोज लग चुकी है उन लोगों को क्या हिदायतें दी गई हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिनको वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है उसको उन्हें दूसरी वैक्सीनेशन के लिए समय दिया गया है। हालांकि सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए। खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी बार-बार ये अपील कर रहे हैं, वैक्सीनेशन अगर आपको लग चुकी है लेकिन किसी भी सावधानी पूरी तरह से बरते, लापरवाही ना बरते, क्योंकि एक छोटी सी भी लापरवाही आपके और आपके पूरे परिवार की जान को खतरे में डाल सकती है। तो समय समय पर जो कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका नियमों का पालन करें। खुद मुख्यमंत्री ये प्रदेशवासियों से अपील भी कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जनता में अब अवेयरनेस भी आ रही है। मास्क को लेकर कहीं ना कहीं जैसे बीच में जनता में लापरवाही विशेष तौर पर दिखाई दी थी, अब वो लापरवाही कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं दे रही है। अगर इस बीच
कोई भी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और अगर खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी ये कहा है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। तो कह सकते हैं सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये होता है, सरकार द्वारा हर कड़े प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें है वो कुछ और ही बयां कर रही है। हालात दिन पर दिन बड़ी बिगड़ते जा रहे हैं। राहत भरी खबर एक तरफ ये भी है कि मरीजों का ठीक होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो संक्रमण दर है वो भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं सरकार को अभी जो संक्रमण का जो दर है उस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा भी है। रोजाना मौतें जो है 100 से अधिक मौतें भी हो रही हैं। रोजाना जो है 8000 से अधिक संक्रमण सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग और सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर सरकार को अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है। जी अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना का कहर लगातार जारी और नया स्ट्रेन भी आ चुका है, तो ऐसे में देहरादून में लोग किस तरह से अपने आप को बचाव के लिए कदम उठा रहे हैं और क्या कुछ वहां पर है, कैसी स्थिति बनी हुई है अभी? देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी लोग अगर घर से अनावश्यक काम के चलते अगर घर से बाहर निकलता भी है तो पुलिस प्रशासन द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। और अगर अनावश्यक काम के चलते वो घर से बाहर आ रहे हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे जिस तरह से अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मैदान पर उतरकर और अलर्ट मोड पर रहकर काम कर रही है, जिस तरह से मुस्तैद है पुलिस ने, जिस तरह से इस समय शिकंजा कसा हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब लोग भी जैसे लापरवाही पहले कर रहे थे वो लापरवाहियां अब नहीं दिख रही है। तो कह सकते हैं कि जनता में भी इस समय जागरूक है, क्योंकि जो दूसरी लहर है वो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल भी लगातार पैदा करती जा रही है। साफ तौर पर जो तस्वीरें इस समय बयान कर रही हैं, लोग बाग इस समय जो जनता है, कई लोग ऐसे हैं जो मरीज जिनका अस्पतालों में दम तोड़ चुके हैं, वो कहीं ना कहीं इस समय परेशान है। ऑक्सीजन की इस समय कहीं ना कहीं मारामारी चल रही है। हालांकि राज्य को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी उपलब्ध हो रही है, विभिन्न संसाधनों से ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पतालों के चक्कर फिर भी मरीजों को काटने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता इसी चीज को देखते हुए भी जागरूक है, घरों से आवश्यक काम के चलते ही बाहर निकल रही है। जी अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की आपने अस्पतालों की स्थिति के बारे में बताया, तो अस्पतालों में जिस तरह से कालाबाजारी सामने आ रही थी, लोग जो अटेंडेंट थे परेशान थे, मरीज परेशान थे, तो ऐसे में उत्तराखंड से भी ऐसी कई सारी खबरें आई कि वहां पर कालाबाजारी हो रही है, मरीज परेशान हो रहे हैं, परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पर क्या आपकी जानकारी है? हौसला चलाया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय काम है। ये अपने आप में लगातार पुलिस प्रशासन इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। खुद IAS जिनको ये प्रभार सौंपा गया है, अमित सिन्हा, खुद इसका उनका कहना है कि पूरी तरह से जो कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उन पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है। कई ऐसे लोग भी हैं जिनको अब तक उन पर मुकदमा दर्ज करा जा चुका है और कुछ ऐसे लोग हैं गिरफ्तार भी हो चुके हैं। शुरुआत में जब ये बातें इस तरह के मामले सामने आए तो 4 मुकदमे दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 2 हरिद्वार के, 1 देहरादून और 1 नैनीताल का था। यानी कि कह सकते हैं कि पुलिस का शिकंजा कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पूरी तरह से अड़ा हुआ है। यानी कि पूरी तरह से इस समय जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर रहकर काम कर रही है। खास तौर पर जो है मेडिकल स्टोर वालों के खिलाफ खुद पुलिस प्रशासन ने ये भी कह दिया है, कालाबाजारी अगर कोई करता भी है तो उसके खिलाफ उसे जेल की जाए, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाए। जी अशोक, जिस तरह से आपने बताया कि अस्पताल की स्थिति किस तरह से बनी हुई है और कालाबाजारी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो अब बात यातायात की भी आती है, सड़कों की भी आती है। तो सड़कों पर जो यातायात का साधन है बंद भी चल रहा है, कुछ हद तक चल भी रहा है। तो ऐसे में यातायात को लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल यातायात व्यवस्था को लेकर जो मुख्य मार्ग पर है, मुख्य मार्गों पर यातायात व्यवस्था थोड़ी ज्यादा है। जिस तरह से गाड़ियां हैं वो काफी बड़ी संख्या में दिखाई दे रही थी, जिसके चलते अब खुद SP सिटी सरिता डोभाल भी मैदान पर उतरकर खुद इस पर शिकंजा कसे हुए खुद इसका निरीक्षण कर रही है। समय समय पर जो है तैनात है वो भी कि अगर और इस तरह से कोई भी अनावश्यक काम के चलते, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और फिर मैं आपको भी ये बात बताने जा रहा हूँ कि कोई भी अनावश्यक काम के चलता उस पर ठोस कार्रवाई भी की जा रही है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उस पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। तो लगातार हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस समय पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहकर काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से हालात इस समय बिगड़े हुए हैं,
दुर्दशा इस समय बहुत ज्यादा खराब है। त्राहिमाम चारों तरफ मची पड़ी है, जिस तरह से लेकर, क्योंकि पुलिस प्रशासन हर एक को आगे ये अपील भी कर रही है, हर एक के आगे एक रिक्वेस्ट भी कर रही है कि आप आवश्यक काम के चलते ही घरों से बाहर निकले। लेकिन बावजूद इसके अगर जनता फिर भी नहीं सुनती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखे जाते हैं कि कुछ लोग बिना मास्क के भी, इक्का दुक्का लोग ऐसे हो जाते हैं क्योंकि जो बिना मास्क के दिखाई देते हैं या नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ उसी दौरान तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। इतना ही नहीं, कोई अगर इस बीच में हमने कई ऐसे केसेस भी देखे कि पुलिस से लोगों की कहासुनी भी हुई, और अगर इस दौरान कोई लोग कहासुनी भी कर रहे हैं तो पुलिस द्वारा फिर उतना ही ज्यादा कठोर कार्रवाई भी की जाती है। उनकी जो गाड़ियां हैं वो भी सीज कर दी जाती हैं। तो इस तस्वीरों से देखकर, जो हमने तस्वीरें खुद ये देखी है मैदान पर रहकर, तो इन तस्वीरों से देखकर ये बयान होता है कि हाँ, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहकर काम कर रही है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होने दे रही है। जी अशोक, अब बात हम फिर से वैक्सीनेशन पर ही आते हैं और वैक्सीनेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि 10 मई से वैक्सीनेशन होना है 18 से 44 साल के लोगों पर, तो इस समय युवाओं पर किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, युवाओं को लेकर तो अगर उत्साह की हम यहाँ पर बात करें तो जो 1 मई से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, उससे पहले ही जब ये बात सामने आई थी कि प्रदेश में 1 मई से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो तब से ही युवाओं में काफी उत्साह था, क्योंकि इस समय जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, इस बार दूसरी लहर का असर युवाओं पर ज्यादा पड़ रहा है। 65% से अधिक युवा ऐसे हैं जिनको संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया है। तो ज्यादातर युवा अब सामने भी आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो यहाँ पर हम ये बात तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि युवाओं के मन में इस समय वैक्सीनेशन को लेकर जो पहले अफवाहें थी, जो दहशत का माहौल था, वो नहीं है। रजिस्ट्रेशन की हम यहाँ पर बात करें तो बढ़ चढ़कर युवा रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। और अब देखने वाली लेकिन यहाँ ये बात होगी कि जिस तरह से रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं, जिस तरह से जो केंद्र पर जाकर जो कल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें जो 1 लाख जो डोज उत्तराखंड राज्य को प्राप्त हो पाई है, उसमें से कितने उन डोजों का इस्तेमाल हो पाता है और कितने युवा डोज लगवा पाते हैं। और फिर उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि जिन युवाओं ने वैक्सीनेशन लगाई है, वो उनके मन में क्या है आगे और दूसरी डोज के लिए, क्योंकि अभी ऐसी कई बातें आई हैं कि जिन्होंने पहली डोज लगवाई, दूसरी डोज लगवाने के लिए वो कहीं ना कहीं हिचकिचा भी रहे हैं। ऐसे में अब आगे सरकार वो क्या करेगी, उसको लेकर भी देखने वाली बात होगी। जी, जिस तरह से कोरोना हावी होता चला जा रहा है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है, न्यू स्ट्रेन की भी तैयारी हो रही है, और बात अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की करें, क्योंकि इस समय कहा जा रहा है कि ग्रामीणों में, गांव में कोरोना का कहर बना हुआ है, तो गांव में युवाओं को किस तरह से उनके अंदर क्या उत्साह नजर आ रहा है या भय नजर आ रहा है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में अपने आप स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है, स्वास्थ्य विभाग के लिए, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए भी। तो ऐसे में जो है कि ऑनलाइन की प्रक्रिया यहाँ पर की गई है, जैसे कि ई-संजीवनी के माध्यम से भी लगातार गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि जो है वहाँ की जो जनता है वहाँ पे जागरूक हो सके, और इस समय जो उनको सुविधाएं पहुंचाने का जो काम है सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे में कई जो कंटेनमेंट जोन भी इसमें आते हैं, तो कंटेनमेंट जोन में भी ई-संजीवनी के माध्यम से जो कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, ई-संजीवनी के माध्यम से उन तक राहत पहुंचाई जा रही है, चाहे वो खाद्य की राहत हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी राहत हो, तो उन तक राहत भी पहुंचाई जा रही है। और ई-संजीवनी के माध्यम से शुरुआत में 200 केसेस ऐसे सामने आए थे जिनको राहत पहुंचाई थी, और अब यही दर बढ़ता ये जो ग्राफ है बढ़ता आज 2000 के पार पहुंच चुका है। इसका मतलब इस सब चीज से यही बयान होता है कि ई-संजीवनी के माध्यम से लोग भी काफी उनको मदद मिल पा रही है, और सरकार द्वारा भी पूरा प्रयास इस समय जारी है कि ई-संजीवनी के माध्यम से ऑनलाइन मदद लगातार की जाए, ताकि जो है घर बैठे जो लोग हैं, जो कि पीड़ित है, जो कि परेशान है, काफी ज्यादा जो जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो ई-संजीवनी के माध्यम से जैसे भी हो सके तैसे करके उन तक सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जी अशोक, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना को कम करने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है, युवा भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आगे आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुश
खुशबू अपनेपन की ढूंढता दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्लाज्मा दान करने की अपील की है। सीएम ने अपील की है कि कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके लोग अपना रक्त प्लाज्मा अवश्य दान करें। चिकित्सकों के अनुसार 18 से 60 आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति प्लाज्मा दान कर सकता है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि दूसरे की जान बचाई जा सके। खास बात यह है कि प्लाज्मा दान करने से स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। खबर रुद्रपुर से है, जहां दो पक्षों में चल रहे झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे बीजेपी विधायक राजकुमार ठकुराल पर एक पक्ष द्वारा फायर किया गया। फायर मिस होने के चलते विधायक बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि इस फायर में भागकर विधायक ने अपनी जान बचाई, लेकिन दूसरी फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ। बता दें कि आरोपित मौके पर अपनी कार छोड़कर फरार हो गया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मामला दो पक्षों के बीच झगड़े का है। और एक गाड़ी में अकेले थे नरेंद्र छाबड़ा, पूर्व ग्राम प्रधान भोला छाबड़ा जी, और दूसरी गाड़ी में किच्छा के पहले तारा सिंह कहलो थे, उनका बेटा तरन सिंह कहलो। मैं उसको, उन्होंने मुझे अपने बाप का नाम बताया, लेकिन नाम अभी दोबारा मालूम पड़ा जब उसका फोटो देखा, तब लोगों ने उसका नाम बताया तरन सिंह कहलो। दोनों की गाड़ी की भिड़ंत होगी, हल्का फुल्का उसका नुकसान हुआ होगा। वो उतरा और उसने भोला छाबड़ा जी जहाँ बैठे हुए थे उनकी गाड़ी का शीशा फोड़ा। अच्छा, हम देख रहे हैं, वीडियो फिल्मिंग भी देख रहे हैं, और जो मजरूब है उससे भी मैं बात करने जा रहा हूँ। जो वाकया हुआ है काफी लोगों ने देखा है ना। बेसिकली ये पहले दोनों गाड़ियों का आपस में टक्कर हुई, टक्कर होने पर कहां से नहीं हुई। खबर रुद्रपुर से है, जहां विधायक पर जानलेवा हमले के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। घटना के तुरंत बाद एसएसपी, एसपी सिटी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान लगभग कर ली गई है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा किया है। घटनाक्रम की जानकारी देते हुए एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि दो गाड़ियों की आपसी टकराव में विधायक राजकुमार ठकुराल बीच बचाव करने जा पहुंचे, जिस दौरान दूसरी पार्टी ने विधायक पर गोली चला दी। रोज मुझे छोड़ते हैं बेचारे, रोज अपने पुलिस कैंप में वापस इस पूरी घटनाक्रम को हम देख रहे हैं, वीडियो फिल्मिंग भी देख रहे हैं, और जो मजरूब है उससे भी मैं बात करने जा रहा हूँ। जो वाकया हुआ है काफी लोगों ने देखा है ना। बेसिकली ये पहले दोनों गाड़ियों का आपस में टक्कर हुई, टक्कर होने पर कहां से नहीं हुई कि विधायक जी यहाँ पर पहुंचे हैं, विधायक जी ने भी दूसरे का काम किया। उसके बाद एक घटनाक्रम हुआ है, वीडियो पर हमारे पास है, और मुलजिम को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। खबर मंगलौर से है, जहां प्रदेश में कोरोना संक्रमित के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं।
कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने के लिए हरिद्वार जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन बाजारों में बढ़ती भीड़ कोरोना कर्फ्यू की धज्जियां उड़ा रही है। मंगलौर क्षेत्र के बाजारों में बढ़ती भीड़ को के न्यूज ने कवरेज पर प्रमुखता से खबर दिखाई थी। खबर प्रसारित होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई करने में जुट गया। मंगलौर सीओ पंकज गौरोला पुलिस फोर्स के साथ बाजारों का निरीक्षण करने पहुंचे। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दुकानदारों के चालान काटे गए। कि 12 बजे तक सभी मार्केट बंद कर देना है। उसी के क्रम में जो है नगर मंगलौर और पुलिस द्वारा टीमें बनाकर बाजार को पहले बंद कराए जाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद जिन लोगों ने समय पर बंद नहीं किया उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।